बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आज हमें डील करना है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा, सबसे पहले इसके नाम की बात करेंगे। पॉरी मीन्स पोर, फेरा मीन्स बेयरिंग। तो पॉरीफेरा इंक्लूड्स पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं और वाटर का इनफ्लक्स और एफ्लक्स जो है वो पोर पे डिपेंड करता है, ये पोर अरेंजमेंट पे। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं इनकी बात करूंगी, ये ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल ही सेसाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर पाते हैं। इनके एडल्ट्स जो है वो जमीन के साथ जुड़े होते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहते हैं। तो उस केस में वाटर रिक्वायरमेंट, इनका वाटर रिक्वायरमेंट हाई होता है, ताकि वो वाटर जो है वो इन पोर्स के थ्रू फूड, गैमीट जो है और ऑक्सीजन जो है वो इनके पास लेके आए और वहां से वो चीजें एक्वायर कर सके। तो इन पोर्स का रोल जो है वो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और वाटर की एंट्री और एग्जिट को चेक करना। ठीक है, तो बच्चे डिफरेंट बेसिस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स करेंगे इसके। फीचर्स, सबसे पहला फीचर जो हम यहाँ पे डील करेंगे दैट इज देयर हैबिट एंड हैबिटेट, कि मतलब इनका हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं और किस तरीके से वो वहां पे रहते हैं। तो इट इंक्लूड्स इन हैबिट एंड हैबिटेट। तो बच्चे सबसे पहले हैबिटेट की बात करें तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक है, वाटर बेस्ड। ठीक है, एक्वेटिक में आपको फ्रेश फॉर्म भी मिल जाएगी और मरीन वाटर भी, बट मोस्टली आर मरीन। ठीक है, मोस्टली मरीन है और कुछ है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, यानी कि फ्रेश वाटर पॉरीफेरंस। उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दैट इज यूस्पोंजिया, EUSPONGIA, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाकी जो है वो मोस्टली मरीन है। ठीक है, अब मरीन और फ्रेश वाटर ये एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं और इनकी हैबिट क्या है, वहां पे किस तरीके से रहते हैं। तो बच्चे दीज ऑर्गेनिजम्स आर सेसाइल, ये सेसाइल है। सेसाइल यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। इनके केस में एडल्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता, हाँ लार्वा जो है वो सीलिएटेड रहेंगे और मोटाइल भी रहते हैं, बट एडल्ट्स आर कंप्लीटली सेसाइल, वो जमीन के साथ जुड़े रहेंगे, वहां से मूव नहीं कर सकते। तो सेसाइल यानी कि दे रिमेन्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, जमीन के साथ अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, तो हैबिट और हैबिटेट के बाद हम बात करेंगे इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डील किया था सेल्यूलर लेवल, ये क्या है हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे ये सारे फीचर्स हैं इसके। ठीक है, थर्ड सिमेट्री की बात करें तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर एसिमेट्रिक, जैसे मैंने कहा था पॉरीफेरा मोस्टली एसिमेट्रिक है, बट इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, पॉरीफेरा को बच्चे स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें पोर होते हैं और वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल स्पॉन्जेस। अब बच्चे इन स्पॉन्जेस में मोस्टली एसिमेट्री दिखेगी आपको, ये सारे स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। वो रेडियल सिमेट्री जिसके केस में हम प्लेन ऑफ डिवीजन किसी भी एंगल से पास करवा लें, ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल सेम हाफ्स में डिवाइड होगा। बट एसिमेट्रिक में एक्सेप्शन मेंशन कर देती हूँ, वो दो पॉरीफेरंस, वो दो स्पॉन्जेस जो कि रेडियली सिमेट्रिक है, वो है साइकॉन एंड सिंपलेस्ट स्पॉन्ज ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकॉन,
ये दो पर्टिकुलर पॉरिफेरंस है जो कि एसिमेट्री शो नहीं करते, जिनके केस में रेडियली सिमेट्रिक फीचर जो हमें देखने को मिलेगा। दीज आर ऑफ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब तीसरा फीचर हमने किया था जर्म लेयर्स के बारे में, तो ऑल्दो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती बट हम बात करेंगे। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, कुछ बुक्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक मेंशन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर फिफ्थ, सिलोम की बात करें तो सिलोम नहीं है, मेसोडर्म ही नहीं है इनके केस में, है ना, तो दे आर एसिलोमेट्स। ठीक है, बॉडी प्लान, सेलुलर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो बच्चे इसी तरीके से आपको ना फीचर मेंशन करने, जब भी आपको फीचर्स के बारे में पूछा जाए एक पर्टिकुलर फाइलम के, तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज, ठीक है, तो बहुत ऑप्टिमली आप अरेंज कर सकते हो। पहले हैबिट और हैबिटेट रहेगा, उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला, देन आप एक्सक्लूसिव फीचर्स और डिस्टिंक्टिव फीचर्स मेंशन कर सकते हो। सेवन फीचर, दे लैक मेटामेरिज्म। जी बच्चे वेट करो बच्चे, तो दे लैक मेटामेरिज्म। तो बच्चे एट्थ फीचर मैं यहाँ मेंशन करूंगी। तो बच्चे एट्थ फीचर बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चे नाइन्थ फीचर की बात करती हूँ। ठीक है, तो नाइन्थ फीचर हमें बता रहा है, जैसे हमने बात की थी, दे लैक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होगा, नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई भी पार्ट्स जो स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड excretory, circulatory and respiratory parts. ठीक है, तो ये हमारे पास किसी और फाइलम में ये नहीं मिलेंगे, ये इनके एक्सक्लूसिव फीचर है। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स, तो सबसे पहला डिस्टिंक्टिव फीचर जो है, जो पॉरीफेरा को सब ऑर्गेनिजम्स और हर एक फाइलम से अलग कर रहा है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर पोर बेयरिंग। ये ऑर्गेनिजम्स पोर बेयर करते हैं। ठीक है, और पोर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्स, जिसमें स्मॉल पोर्स और जो बॉडी के अलोंग लेटरली अरेंज होते हैं, उन पोर्स को ऑस्टियम कहा जाता है। सिंगल ऑस्टियम एंड प्लूरल ऑस्टिया। तो बच्चे वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्स। फर्स्ट ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टिया, देन सेकेंड है ऑस्कुलम। और ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ये दो स्ट्रक्चर्स है, ये दो पोर्स हैं जो कि वाटर सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं पॉरीफेरा के केस में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे, डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं कि इन पोर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास एक स्पॉन्ज। ठीक है, नॉर्मली वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगा, जैसे हमने उसके हैबिट और हैबिटेट में बात की। अब ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनली अगर देखा जाए तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल एरिया में लेटरली पूरा अरेंज रहते हैं हमारे पास स्मॉल पोर्स, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। ये स्मॉल पोर्स है, और ऊपर ओपनिंग में एक लार्ज पोर रहेगा, दैट इज ऑस्कुलम। अगर इस तरह के स्पॉन्ज का हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लेते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है, और इस सेक्शन में ये बेस जो है ये फर्दर सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करेगा, और यह साइड पोर्स, वो स्मॉल पोर्स जो हमने यहाँ पे देखे पूरी बॉडी में, स्मॉल पोर्स है जिसे ऑस्टिया कहेंगे।
और उसके बाद एक लार्ज पोर जो ऊपर की तरफ था, ऊपर ओपनिंग में था, दैट इज ऑस्किलम। ठीक है, अब ऑस्टिया एंड ऑस्किलम जो है ये वाटर की एंट्री और एग्जिट को चेक करते हैं। अब होता क्या है, ऑस्टिया जो है बच्चे, इसके केस में इसके थ्रू वाटर वो एंटर करेगा इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर। तो ये ऑस्टिया जो है इसके थ्रू वाटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो इसीलिए इट इज द एंट्री पोर। ये एंट्री पोर है, वाटर जो है वो अकेला एंटर नहीं करेगा, इट एंटर्स अलोंग विद ऑक्सीजन, गैमीट्स एंड फूड। तो फूड, गैमीट्स और ऑक्सीजन लेके वो इस कैविटी में आ जाएगा, एंड दिस कैविटी हियर इज स्पॉन्जोसील। और हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं कि स्पॉन्जोसील इज नॉट अ डाइजेस्टिव कैविटी, वो एक गैस्ट्रिक कैविटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो इसीलिए स्पॉन्जोसील को गैस्ट्रिक नहीं, पैरागैस्ट्रिक कहा जाता है। इसमें फूड आता तो है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील में हमारे पास क्या आ गया, वाटर अलोंग विथ फूड, गैमीट्स एंड ऑक्सीजन, वो यहाँ पे एंटर कर गया। तो एंटर करने के लिए ऑस्टिया को यूज किया जाता है, यानी कि लेटरल फोर्स को। तो ये ऑस्टिया जो है इसीलिए एंट्री पोर कहा जाता है। अब इस एंट्री पोर की वजह से जो पानी यहाँ पे आया, उसने फूड यहीं पे दे दिया, गैमीट्स यहीं पे दे दिए और ऑक्सीजन यहीं पे दे दिए। बदले में स्पॉन्ज ने क्या किया, पॉरीफेरा ने क्या किया, अपने सेल्स में से जो भी वेस्ट मटेरियल था उस वाटर में डिलीवर कर दिया, वाटर में पोर कर दिया, फर्दर और गैमीट्स डाले और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दी। अब वही वाटर जो है वो इस लार्ज पोर से, जिसे हमने क्या मेंशन किया, ऑस्किलम, इस ऑस्किलम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो स्पॉन्जोसील से ऑस्किलम, ऑस्किलम इज द एग्जिट पोर। तो वाटर जो है ऑस्किलम से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का सीक्वेंस, वाटर का पैसेज जो है वो पोर रेगुलेट कर रहा है। तो इस तरीके से क्या बन गया पूरा पैसेज, अगर देखा जाए, ऑस्टिया से वाटर अंदर गया स्पॉन्जोसील में, देन स्पॉन्जोसील से ऑस्किलम से बाहर। तो ये है वाटर पैसेज। वाटर ऑस्टिया से एंटर किया, देन स्पॉन्जोसील में गया, एंड देन ऑस्किलम। ठीक है, ऑस्किलम से बाहर यानी कि आउटसाइड। तो बच्चे ये एक कैनाल बन गया, कैनाल पूरा चैनल होता है, ठीक है, जिसमें से वाटर पैसेज होगा। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्किलम ने मिलकर एक कैनाल बना लिया। एक कैनाल यानी कि वाटर एक पैसेज से एंटर कर रहा है, दूसरी कैविटी में एंटर किया, तीसरे पैसेज से वो बाहर आ गया। तो इस तरीके से ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्किलम ने मिलकर बना दिया वाटर कैनाल सिस्टम। हाँ बेटा, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दैट्स द वाटर कैनाल सिस्टम। तो आप देख रहे हैं इसके नाम के बेसिस पे, यानी कि पॉरिफेरा जो नेम दिया गया है उसी के बेसिस पे हमारे पास कितने फीचर्स हो गए। यही ये पोर बेयरिंग और कौन कौन से पोर है, ऑस्टिया एंड ऑस्किलम, ऑस्टिया द स्मॉल पोर एंड एंट्री पोर, एंड ऑस्किलम द एग्जिट पोर। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट वन। तो ऑस्किलम और ऑस्टिया जो है वो रेगुलेट करते हैं वाटर का एंट्री और एग्जिट। ऑस्टिया से अंदर जाएगा स्पॉन्जोसील में जो कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, एंड बाहर आ जाएगा ऑस्किलम से। अब ये एक पूरा चैनल बन रहा है, कैनाल बन रहा है, दैट्स व्हाई पॉरिफेरा आर सेड टू कंटेन वाटर कैनाल सिस्टम। कहा जाता है कि पॉरिफेरा इसी वजह से एक कैनाल सिस्टम की तरह पैसेज बनाते हैं जिसे वाटर कैनाल सिस्टम कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमने नियरली 2 फीचर फुलफिल कर लिए यहाँ पे पॉरिफेरा के, दैट इज दे हैव पोर्स एंड दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम। डायग्राम का हेल्प लेते हैं। तो बच्चे इस डायग्राम में अगर आप देखो, हमारे पास ये आउटर वॉल और इनर वॉल दिख रही है ना। अब ये बनाइए आउटर वॉल, ये इनर वॉल, ये इनर वॉल, ये आउटर वॉल।
तो एक वॉल जो है वो स्पॉन्जोसील की तरफ है, दूसरी वॉल जो है वो आउटर साइड को फेस कर रही है, ठीक है, और बीच में स्पेस भी है। तो बच्चे इतना सा पोर्शन लेते हैं, नियरली सिर्फ इतना सा, और इसको एनलार्ज करते हैं, यानी कि एक ऑस्टिया से लेकर दूसरे ऑस्टिया तक के रीजन में जो वॉल है उसको एक्सपैंड और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं और समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो कि वाटर में आने वाली जितनी भी चीजें उसे इजीली ट्रैप कर सके, ठीक है, क्योंकि इनर लाइनिंग स्पेशलाइज होनी चाहिए, वाटर में आ रहा है जितना भी कंटेंट है उसे टेकअप करने के लिए, ठीक है। तो उसे समझते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। दोबारा से सुनो। अब बच्चे हमने क्या करना है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, हमने क्या किया, इस ऑस्टिया से लेके इस ऑस्टिया तक का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ताकि हम वॉल को स्टडी कर सके। तो वॉल में हमारे पास यहाँ पे इनर लेयर दिख रही है, आउटर लेयर दिख रही है, हमने यहाँ पे बना दी ये आउटर लेयर और ये बना दी इनर लेयर, ठीक है। तो इनर लेयर जितना भी स्पॉन्जोसील है इसी तरीके के सेल्स जो है उसे कवर करके रखेंगे, और ये आउटर लेयर है जो कि फ्लैट सेल से बनी है, ठीक है, और बीच में गैप है, हमने गैप बनाया, ऑस्टिया है, ये बन गया ऑस्टिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इसको इलेबोरेट करते हैं, इसको देखते हैं क्या है नाम इन सेल्स के। सबसे पहला ये जो आपको सेल दिख रहे हैं, जो फ्लैटेंड सेल्स जो बॉडी का आउटर साइड बना रहे हैं, जो कि आउटर एनवायरमेंट से एक्सपोज रहते हैं, उसके साथ कंटैक्ट में रहेंगे आउटर वाटर सराउंडिंग के साथ, तो दीज आर पिनाकोसाइट्स, PINACOCYTES, पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स वो सेल है जो एक्सटर्नल वाटर के कंटैक्ट में रहते हैं हमेशा, और दीज आर द फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चे दूसरे सेल्स आपको ये दिख रहे हैं, ये ऑस्टिया को कवर कर रहे हैं दोनों साइड, ये और ये है ना, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ऑस्टिया के दोनों साइड। नॉर्मली क्या होता है, एक पोर होगा इस तरीके से, पोर को इंटरनली ये पूरी तरह सराउंड कर रहा है, जबकि हम इसका एक लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ले चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक ऊपर एक नीचे सेल दिख रहा है। नॉर्मली पूरा सराउंड करके रखते हैं कवरिंग को, एक ओपनिंग को। तो बच्चे ये सेल्स जो है दीज आर पोरोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स फ्लैटेंड सेल्स थे, और पोरोसाइट्स जो ऑस्टिया को लाइन कर रहे हैं, ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंटैक्ट में है एफिशिएंटली, बट दीज आर ओवल सेल्स, ओवल शेप्ड सेल्स, ठीक है। तो पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स फ्लैटेंड सेल्स हैं बाहर की तरफ, और पोरोसाइट्स क्या है, वो ओवल सेल्स हैं जो कि ऑस्टिया को लाइन कर रहे हैं। अब बीच में ये फर्दर इनर सेल्स है, दिस इनर सेल्स आर कॉल्ड एज स्क्वानोसाइट्स। So these are flagellated cells. और बच्चे पिनाकोसाइट्स और क्वानोसाइट्स के बीच में एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है, ठीक है, और उसमें भी कुछ सेल्स है रेगुलर शेप्ड अमीबा शेप्ड सेल्स, वो फ्लोट कर रहे होते हैं, सेल्यूलर लेयर नहीं बना रहे बच्चे। इसके केस में क्या है, नॉन सेल्यूलर लेयर है, फ्लूइड पार्ट रहेगा जिसमें कुछ सेल्स फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स जो है वो जुड़ नहीं रहे, जस्ट फ्लोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेयर जो है वो सेल्यूलर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्स अमीबा शेप है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अमीबोसाइट्स, ठीक है। पहले इन सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं और ये कौन सी लेयर बना रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके स्केलेटल सिस्टम यानी कि सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो बच्चे हमारे पास ये जो पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स हैं दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, ये क्वानोसाइट्स तो तभी कांटेक्ट में आएंगे ना जब स्पॉन्जोसील में वाटर आएगा, बट पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स जो है वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में होते हैं एक्सटर्नली वाटर के साथ, तो बच्चे ये एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं। तो हमारे पास पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स प्लस पोरोसाइट्स मिलकर बनाते हैं आउटर लेयर, दैट इज पिनाकोडर्म। तो ये पिनाकोसाइट और ये पोरोसाइट्स इन्होंने मिलकर आउटर लेयर बनाई स्पॉन्जेस की, दैट इज पिनाकोडर्म, इट फॉर्म्स आउटर
पिनाकोडर्म, ठीक है। तो फर्दर बात करें क्वानोसाइट्स की, क्वानोसाइट्स आर द ओनली सेल्स विच लाइंस द स्पॉन्जोसील, तो इंटरनली सिर्फ यही है। तो हमारे पास जो इनर लेयर है क्वानोडर्म, तो वो बनाते हैं क्वानोसाइट्स which forms inner layer, that is क्वानोडर्म। ठीक है, लेयर क्वानोडर्म। तो क्वानोसाइट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपको यहीं पे कि क्वानोसाइट्स किस तरीके से होंगे सेल्स, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये है स्ट्रक्चर विद बेसिक सिलियरी अरेंजमेंट्स, ये इस तरीके से। अब आपको ब्रिजेस भी दिखेंगे, बिल्कुल एक कॉलर लाइक अरेंजमेंट बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, ये कॉलर लाइक अरेंजमेंट बनेगा। और इस कॉलर में देखो एक एक्सटेंशन है और वो आपस में जुड़ा हुआ है, इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा। एक कॉलर है और ये इंटरसेल्युलर ब्रिज है, ये इस तरीके से अरेंजमेंट, फिर इंटरसेल्युलर ब्रिज है, फिर इस तरीके से, और इस तरीके से जुड़ जुड़ के ये पूरा कॉलर बना देते सेल के अराउंड, ठीक है। और अल्टीमेटली इस सेल में से फर्दर फ्लैजिला आता है, ये ठीक है। और ये आया न्यूक्लियस इसका। तो बच्चे ये है क्वानोसाइट का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वानोसाइट विच इज अ फ्लैजुलर सेल, ठीक है। इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और यहाँ पे इंटरसेल्युलर ब्रिजेस की वजह से हमारे पास एक कॉलर लाइक अरेंजमेंट बन रहा है, दिस इज द कॉलर ऑफ क्वानोसाइट, ठीक है। दैट्स व्हाई क्वानोसाइट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल। अगर आपके सामने कॉलर सेल की बात हो रही है पॉरीफेरा के केस में, इट्स क्वानोसाइट, ठीक है। तो क्वानोसाइट ही है बच्चे, ठीक है। तो अब क्वानोसाइट ने क्या बनाई, क्वानोडर्म, यानी कि इनर लेयर ऑफ पॉरीफेरा, वो इनर लेयर जो कि पॉरीफेरा की इंटरनल लाइनिंग स्पॉन्जोसील, इंटरनल कैविटी यानी कि स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहे थे, ठीक है। अब बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि पॉरीफेरा में, कि बॉडी वॉल में कितनी लेयर्स हैं, तो बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल में 2 लेयर्स आई। वो 2 लेयर्स कौन सी थी, वो 2 लेयर्स थी पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म। पिनाकोडर्म आउटर लेयर थी और पिनाकोडर्म 2 तरह के सेल से मिलकर बनी थी, दैट इज पिनाकोसाइट जो आउटर फ्लैटेंड सेल्स है, और पोरोसाइट जो ओवल सेल्स है, इससे मिलकर बनी थी। और इनर कौन सी थी, क्वानोडर्म, जो कि किससे मिलकर बनी थी, क्वानोसाइट्स, और क्वानोडर्म लाइन करती है स्पॉन्जोसील को। तो बॉडी वॉल जो है वो इन 2 लेयर से मिलकर बनी है। बट ये 2 लेयर्स जो है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अभी सेल्यूलर लेयर की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर भी है जिसमें फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन करते थे 2 सेल्यूलर लेयर्स। तो बच्चे बीच में नॉन सेल्यूलर लेयर है जो कि जिसमें कि फ्लोट कर रहे हैं अमीबोसाइट्स, एंड दिस नॉन सेल्यूलर लेयर इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया। यहाँ पे टर्म दूंगी मैं मेसोहाइल, मेसोहाइल। इसी केस में ये नॉन सेल्यूलर लेयर जो है मेसोहाइल भी कहा जाता है, दैट इज नॉन सेल्यूलर लेयर। और नॉन सेल्यूलर लेयर में फ्लोट कर रहे हैं अमीबोसाइट्स, ठीक है। अब बच्चे इस अमीबोसाइट्स का क्या फंक्शन, ये क्या करेंगे, क्वानोसाइट्स ठीक है फ्लैजिलेटेड है, फूड को ट्रैप कर रहे हैं, गैमीट्स को ट्रैप कर रहे हैं, पिनाकोसाइट आउटर लाइनिंग प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना रहे हैं, पोरोसाइट जो है फर्दर रेगुलेट करेंगे ऑस्टिया की ओपनिंग वगैरह, ठीक है। बट अमीबोसाइट्स का क्या रोल, वो क्या कर रहे हैं इसके केस में, तो बच्चे फूड जो डाइजेस्ट हुआ है, जो एनर्जी है, जो फूड डाइजेस्ट होना है, उसे स्टोर करने की टेंडेंसी भी कुछ सेल्स में चाहिए,
उसे ट्रांसपोर्ट करने की टेंडेंसी भी चाहिए, क्योंकि फूड जो है सबसे पहले क्वानोसाइट्स में ही आएगा, वही ट्रैप करेंगे, वही डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरियल के अंदर। तो बच्चे उस केस में क्या किया जाए? तो बच्चे एमीबोसाइट उस केस में हेल्प करते हैं जब स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट की बात है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एमीबोसाइट फुलफिल करेंगे। तो एमीबोसाइट का फंक्शन मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड। और बच्चे जैसे जैसे फंक्शन है वैसे वैसे इनके नाम भी हैं। जो फूड स्टोर करते हैं उनको थीसोसाइट्स कहा जाता है, जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रोफोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बडिंग, बड फॉर्मेशन, सिंपल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं उन्हें आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल्स, जो हमें आगे भी बात करनी है, ठीक है। और तो और बॉडी में स्पिक्यूल्स भी बनाते हैं, स्पिक्यूल्स। इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है सब बात करेंगे बच्चे। तो ये है एमीबोसाइट के कुछ फंक्शन। तो एमीबोसाइट कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो फूड का, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना हो इन द फॉर्म ऑफ आर्कियोसाइट सेल बनाकर, स्पिक्यूल्स बनाने का फंक्शन हो, ठीक है, वो सारा एमीबोसाइट्स देखते हैं। तो एमीबोसाइट जो है वो फर्दर फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? तो बच्चे स्पिक्यूल्स जो है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ बच्चे, ये है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जो है अगर आप देखो कुछ बेसिक सेल से बना हुआ है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ चाहिए। स्केलेटल अरेंजमेंट बनाने के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, चाहे वो कोई वाटर प्रेशर हो, हाइड्रोलिक प्रेशर हो, ठीक है। तो इनके केस में हमारे पास कुछ कैल्शियम और सिलिका के इस तरीके से स्पिक्यूल्स होते हैं, लाइक दिस, जो इनकी बॉडी में वॉल में एम्बेडेड रहेंगे इस तरीके से। ये इनकी बॉडी में कुछ कैल्शियम और सिलिका के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं which acts as the skeletal system। तो स्पिक्यूल्स acts as a skeletal system or skeletal structure, ठीक है। and these spicules are made up of calcium as well as silica। कैल्शियम और सिलिका से मिलकर बना है बच्चे, या तो कैल्शियम होगा या तो सिलिका होगा, ठीक है। पर कुछ केस में जो स्पिक्यूल्स की जगह एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करेगा, दैट इज स्पॉन्जिन फाइबर्स। हमने स्पिक्यूल्स की बात की, दैट इज स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पोरिफेरा। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर में स्केलेटल कंपोनेंट जो है उसमें स्पॉन्जिन फाइबर भी है, ठीक है। तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर मिलकर स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चे, ठीक है। तो बॉडी वॉल आउटर पिनाकोडर्म, पिनाकोसाइट और पोरोसाइट से बनी है, इनर क्वानोडर्म जो क्वानोसाइट से बनी है, और मिडल लेयर जो होगी वो मेसोफाइल है जिसमें एमीबोसाइट है, ठीक है। तो बच्चे फ्लैटेंड और ओवल सेल जो है बाकी फाइलम्स में भी मिलेंगे, लेकिन क्वानोसाइट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर इन केस ऑफ पोरिफेरा। तो हमें ये मार्क करना है, अगर आपको डिस्टिंक्टिव फीचर पूछे जाएंगे तो पहला है पोर का होना, पोर अरेंजमेंट, ऑस्टिया ऑस्कुलम का होना, जो दूसरा है कैनाल सिस्टम का बनना, ठीक है। और तीसरा फीचर है क्वानोडर्म का होना। ये क्वानोडर्म जो है जो क्वानोसाइट से बनी है, दिस इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोरिफेरा। पिनाकोडर्म नहीं है डिस्टिंक्टिव फीचर। फ्लैटेंड और ओवल सेल जो है बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी मिल जाएंगे। ये हो गया हमारे पास एक डिस्टिंक्टिव फीचर। दूसरा हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर की बात की थी जिसमें स्पिक्यूल्स है जो कि कैल्शियम और सिलिका के बने हैं,
कैल्शियम और सिलिका से बने हुए स्केलेटल पार्ट जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्पॉन्जिन फाइबर अगेन अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोरिफेरा। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो किसी और कैटेगरी, किसी और फाइलम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हुए हमारे 4 डिस्टिंक्टिव फीचर। तो अब हमने डिस्टिंक्टिव फीचर्स कर लिए। डिस्टिंक्टिव फीचर के बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे पास डाइजेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, तो डाइजेशन कहाँ पे होगा? डाइजेशन जो है बच्चे वो सेल के बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा, स्पॉन्जोसिन में नहीं होगा, ये होगा इंट्रासेल्युलरली, यानी कि सेल के अंदर उसके वैक्यूल में, इंट्रासेल्युलरली। ठीक है, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन के लिए बॉडी वॉल है। जैसे मैंने कहा कि एनालिट तक सिर्फ बॉडी वॉल है जो कि रेस्पिरेशन में काम करने वाली है। सर्कुलेशन जरूरत नहीं है, बस हाँ बेसिक लेवल पे अमीबोसाइट कुछ काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का, बट सर्कुलेशन जो है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो है वो बॉडी से ही हो रहा है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए बॉडी वॉल और बाकी रिमेनिंग जो है वो ऑस्क्यूलम उसमें हेल्प कर देता है। एंड ऑस्क्यूलम। ठीक है, अब लास्ट जो हमें डील करना है दैट इज रिप्रोडक्शन। एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो रिप्रोडक्शन में बच्चे सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड्स दोनों होते हैं। एसेक्सुअल मोड में हमारे पास बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों है, और सेक्सुअल मोड में गैमीट फ्यूजन। तो बच्चे एसेक्सुअल मोड जो है वो मोड है जिसमें गैमीट फ्यूजन नहीं होगा, बल्कि इसमें जो दो हमारे पास मोड्स रहेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। तो बच्चे अब बडिंग के लिए इसके केस में एक स्पेशल बड बनता है दैट इज जम्यूल, और जम्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जम्यूल का स्ट्रक्चर। तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल मोड में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दो प्रोसेस होते हैं। तो बडिंग को समझने के लिए हम इंटरनल बड समझेंगे, जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड बड है इन केस ऑफ पॉरीफेरा, और इस बड को जेम्यूल कहा जाएगा। तो बच्चे जेम्यूल जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, और फर्दर है इनर मेम्ब्रेन जो कि इंटरनली होगा, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जिसे आर्कियोसाइट्स कहते हैं। आर्कियोसाइट्स आर मॉडिफाइड एमीबोसाइट्स, वो एमीबोसाइट जो मेसोहाइल लेयर में थे बेटा। ठीक है, तो आर्कियोसाइट्स आर मॉडिफाइड एमीबोसाइट्स एंड दीज आर टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स बच्चे वो होते हैं जिनमें टोटल पोटेंसी यानी कि टोटल टेंडेंसी होती है बॉडी के किसी भी तरह के सेल को बनाने की। अगर एक सेल को बोलेंगे आपको क्वानोसाइट बनाना तो वो क्वानोसाइट बना देंगे, तो पोरोसाइट बनाना तो पोरोसाइट, फर्दर अमीबोसाइट बनाना है तो वो अमीबोसाइट बना लेंगे। तो कोई भी सेल बनवा लो वो बना लेंगे। इसी वजह से टोटीपोटेंट सेल्स में टेंडेंसी होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को बना सके। ठीक है, अब इस इंटरनल बड को जो बॉडी के अंदर बन रहा है, इट इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स, अगेन कैल्शियम या सिलिका के हो सकते हैं। अब बच्चे ये जेम्यूल तब बनता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है पॉरीफेरा के लिए, सब कुछ ऑप्टिमम नहीं होता, टेम्परेचर बहुत लो है, ड्राइनेस है, तो वो नहीं कोप अप कर पा रहा उससे। ठीक है, तो वो आर्कियोसाइट्स बनाता रहता बॉडी में, जेम्यूल बनाता रहेगा। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ओपनिंग से यानी कि माइक्रोपाइल से ये आर्कियोसाइट्स रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे इनटू न्यू पॉरीफेरा। तो नया पॉरीफेरा तब बनेगा जब ये आर्कियोसाइट्स यानी कि टोटीपोटेंट सेल्स माइक्रोपाइल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा जेम्यूल रिलीज नहीं हुआ, आर्कियोसाइट्स स्टेप बाय स्टेप रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है एक स्पेशलाइज्ड बड जो कि पॉरीफेरा के केस में मिलता है।
अब बच्चे सेक्सुअल मोड की बात करें तो सेक्सुअल मोड जो है उसके केस में फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, वाटर में या बॉडी के अंदर? तो बच्चे इनके केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, बॉडी के अंदर स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील इज द कैविटी, इंटरनल कैविटी, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे इनके केस में डेवलपमेंट कैसी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं थ्रू लार्वा, लार्वा बना के, वो ऑर्गेनिज्म बना के जो कि अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग हो। लार्वा और एडल्ट में बहुत डिफरेंस होता है, पर जिनके केस में लार्वा नहीं होता उनके केस में डेवलपमेंट डायरेक्ट कही जाती है। जिनके केस में लार्वा होता है, हाँ बच्चे मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो बच्चे जिनके केस में लार्वा नहीं होता वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, जिनके केस में लार्वा होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनके केस में भी लार्वा होता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज देयर, यानी कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्वा, ठीक है। तो लार्वा में ऑर्गेनिज्म है साइकन, जिसका एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला ऑफ साइकन, ठीक है। बाकी मैं नाम बता देती हूँ, पैरेंकाइम्यूला ऑफ ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। यही दो लार्वास करो फिलहाल, बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में कल बता दूंगी, ठीक है, लास्ट नेक्स्ट